हेलो एस्पिरेंट्स। सो हम लोगों ने लास्ट क्लास में आर्टिकल 24 तक कंप्लीट कर लिया था। नाउ इन दिस क्लास वी विल डील विद द टॉपिक ऑफ आर्टिकल 25, 26, 27, 28। इन आर्टिकल के बारे में हम लोग डील करेंगे। ठीक है, छोटे छोटे आर्टिकल है, समझना है आपको। ज़्यादा ज़्यादा लंबी क्लास आज की नहीं होगी। और आज के दिन में आपका टास्क है, मैं आज की क्लास छोटी इसलिए रख रहा हूँ कि आप ज़्यादा आपको आज के दिन में ना पढ़ना पड़े। और आप जितने भी हमने फंडामेंटल राइट्स अब तक पढ़े हैं, इस क्लास के बाद इसको जब आप बैठेंगे तो आप पूरे के पूरे कॉपी से नोट्स को रिवाइज करेंगे, एक एक लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। जो नहीं समझ आया फिर से उस क्लास में जाएंगे और उस पर्टिकुलर पार्ट को देखेंगे। ठीक है, इसको रखना नहीं है। ये मैंने बताया ना आपको, इन सब चीज़ों को मेरा मानना ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग जब फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ और ये जीपीएसपी ख़त्म हो तो आप लोग को कमांड आ जाए, इन सब चीज़ों पे क्या आ जाए, कमांड आ जाए आप लोगों को। ठीक है, तो प्लीज़, आई एम सेइंग प्लीज़, इस क्लास के बाद उसको पढ़िएगा, बिकॉज दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ठीक है, चलिए, तो आज का सबसे पहला आर्टिकल जो हम लोग देखेंगे दैट इज आर्टिकल 25। आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 क्या है? तो ये है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। क्या है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब आपके रिलीजन से रिलेटेड कुछ बात हो रही है इस पे। आर्टिकल 25 एक्चुअली बोलता क्या है ये समझ लेते हैं हम। तो ये आर्टिकल हर एक नागरिक को, हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया को ये अधिकार देता है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को माने, उसका पालन करे और उसका प्रैक्टिस करे। मतलब our constitution, the constitution of India under article 25 gives the right to every citizen of India that he can follow any religion, इसके साथ साथ प्रैक्टिस एनी रिलीजन एंड प्रोपोगेट हिज रिलीजन, प्रचार कर सके। ठीक है, अब देखिए, ये इलीगल नहीं है, ये लीगल है प्रचार करना, सारी चीज़ें करना। चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, आप हिंदू हैं आप किस भगवान को माने, आप मुसलमान हैं आप अल्लाह को माने, आप सिख हैं आप गुरुद्वारा जाइए, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब को मानिए, ठीक है, गुरु नानक जी को मानिए, या आप जैन हैं, जैन एंड सिंधी ऑल आर इन एम्बिट ऑफ हिंदुइज्म ओनली अंडर द लॉ। आप जैन हैं तो आप महावीर जी को मानिए, ठीक है, सारे 24 तीर्थांकर्स को मानिए। आप सिंधी हैं तो आप झूलेलाल जी को मानिए, कोई भी कुछ भी। क्रिश्चियन हैं आप तो क्रिश्चियन हैं तो आप जीसस गॉड को मानिए। देखिए, एट द एंड एवरी वन इज फॉलोइंग समथिंग दैट इज वन पार। सबके सब एक पावर के ही पीछे तो एक मतलब मान रहे हैं। तो एवरीथिंग इज सिमिलर, मतलब ये इस कॉन्टेक्स्ट से अलग है। हम देखें तो द थिंग इज कि आप घूम फिर के देखेंगे तो पूरे दुनिया में कोई भी ये नहीं बोलता कि देयर इज नॉट अ सेंट्रल पावर। एवरीबडी सेज दैट देयर इज अ सेंट्रल पावर एंड एवरीबडी फॉलोज अ सेंट्रल पावर टू अचीव द गोल्स ऑफ लाइफ। मतलब एक्चुअल तो हम जो पढ़ रहे हैं, ये नौकरी, ये सब तो एक प्रोसेस है लाइफ को जीने का, कि हमको करना है, बिकॉज वी हैव टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। आपको जीना है, डेली आप पैदा हुए हैं तो कुछ करना तो है ही जीवन में। बट बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि रिलीजियसली आप आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो इसी में आपको ये पावर कौन देता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन देता है। आप इसको, आपको ये करने का, आपको कोई भी बाध्य नहीं किया जाएगा कि आप ये करिए, आप इसको, आप यही कर सकते हैं। आप वी आर यू आर फ्री टू डू एवरीथिंग। आपको जो प्रैक्टिस करना है, जैसे प्रैक्टिस करना है, आपको अपने रिलीजन को आपको प्रोपोगेट करना है, आप बिल्कुल प्रोपोगेट कर सकते हैं। आप प्रचार कर सकते हैं अपने रिलीजन का, अच्छी चीज़ों का अपने रिलीजन का प्रचार कर सकते हैं। वाई नॉट सो? बिकॉज क्यों क्यों नहीं करेंगे आप? क्योंकि आपको लगता है कुछ अच्छी चीज़ें आपके रिलीजन में और दूसरे लोग भी फॉलो उस चीज़ों को कर सकते हैं, तो इट्स गुड, एवरीथिंग इज गुड। ठीक है, जैसे कुछ गीता में अच्छी चीज़ें दी हुई हैं तो उसको आप प्रचार कर सकते हैं, कुछ कुरान में अच्छी चीज़ें दी हुई हैं, कुछ बाइबल में अच्छी चीज़ें दी हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में कुछ अच्छी चीज़ें दी हैं, तो एवरीबडी कैन प्रचार कर सकते हैं। जैनिज्म का त्रिरत्ना की फिलॉसफी है, तो वो सारी चीज़ें सब आप उसको क्या कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। बुद्धिज्म को पूरा दुनिया फॉलो करता है, द मिडिल पाथ ऑफ बुद्धा। तो दिस इज व्हाट इट इज़ गुड। अगर सबके सब हर रिलीजन के अच्छी चीज़ों को मानने लगेंगे तो आप सोच के देखिए कितना प्रॉस्परस
एक लाइफस्टाइल हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या मैंने चार चीजें बोली, इस आर्टिकल में चार बड़े बड़े वर्ड है, चार बड़े बड़े वर्ड समझ लेंगे तो ये आर्टिकल खत्म हो जाएगा। क्या है? कॉन्सियंस बोला मैंने सबसे पहला तो, फिर मैंने बोला प्रोफेस, फिर मैंने बोला प्रैक्टिस, और आखिरी मैंने बोला प्रोपोगेट। तो एक एक वर्ड को हम लोग ब्रेक करके पढ़ते जाते हैं, फिर वो डेफिनेशन समझ आ जाएगा। कॉन्शियस, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, ये सब ऐसा है ना आपके पास, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, फ्रीडम टू प्रोफेस, फ्रीडम टू प्रैक्टिस, फ्रीडम टू प्रोपोगेट। तो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस क्या होता है? क्या सही है क्या गलत है इस पर अपना बिलीफ रखना। मतलब आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो आपके पास ये राइट है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है कि आपको अपना समझ है और आप अपने समझ से अच्छा और बुरा समझ सकते हैं। रिलीजन कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है आपकी मर्जी है। यू हैव द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस कि आपको क्या फॉलो करना है क्या फॉलो नहीं करना है। ठीक है, ये कॉन्शियंस का मतलब होता है, राइट और रॉन्ग नहीं होता है। क्या आपके लिए अच्छा है क्या आपके लिए नहीं अच्छा है, ये आपको फ्रीडम है आपके पास। सेकंड आपके पास है राइट टू प्रोफेस। राइट टू प्रोफेस मतलब क्या होता है? पब्लिकली आप बोल सकते हैं कि हम इस रिलीजन को मानते हैं। इसमें कोई डरने छुपने शर्माने की बात नहीं है, आपको पास राइट है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि यू कैन पब्लिकली से कि आई फॉलो दिस पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, यू हैव द राइट टू प्रोफेस दैट। इन अगर 10 लोग बैठे हैं तो वहां बोल सकते हैं फॉलो दिस रिलीजन एंड प्राउडली आई फॉलो दिस रिलीजन करके। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड राइट यू आर हैविंग अंडर राइट टू रिलीजन, आर्टिकल 25। देन द थर्ड इज राइट टू प्रैक्टिस। व्हाट द वर्ड प्रैक्टिस यहाँ पे, तो धार्मिक रिचुअल्स और कस्टम फॉलो कर सकते हैं आप। भाई सब हर हर एक जो आपके जो रिलीजन होते हैं उसमें कुछ धार्मिक कस्टम्स होते हैं, रिलीजियस कस्टम्स कस्टम्स होते हैं, और आपको पता है क्या, कुछ कुछ रिचुअल्स होते हैं, तो वो रिचुअल्स आप फॉलो कर सकते हैं। यू हैव द राइट टू प्रैक्टिस योर रिलीजन। जैसे नवरात्र है तो नवरात्र में क्या होता है, दुर्गा लग रही है, इसके बाद गणेश पूजा है तो गणेश पूजा में लग रहा है। अब ईद का टाइम है तो क्या नमाज होती है, मुहर्रम के टाइम पे रैलियां निकलती हैं। ठीक है, वैसे ही गुरु नानक जी के जब पर्व होता है आपका, क्या बोल, प्रकाश पर्व होता है, उस पर्टिकुलर टाइम में रैलियां निकलती हैं, गुरुद्वारे में लंगर लगते हैं, तो यू आर हैविंग द राइट टू प्रैक्टिस इट। ओके, आर यू गेटिंग इट? आप लोगों को समझ आ रहा है क्या मैं बता रहा हूँ कि ये सब आप लोगों को पता नहीं रहता, ये सारे राइट्स हैं आपके पास, और आप घमंड से बिल्कुल कर सकते हैं कि आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड दीज आर द राइट्स आई एम हैविंग। कोई कुछ बोले तो ठीक है। देन द नेक्स्ट इज फ्रीडम टू प्रोपोगेट। व्हाट इज फ्रीडम टू प्रोपोगेट? अपने रिलीजन का प्रचार कर सकते हैं आप, मगर फोर्सफुली कन्वर्जन या फोर्सफुली आप किसी को प्रचार नहीं कर सकते। कोई सुनना चाह रहा है सुनाइए बिल्कुल बैठा के, आप उसको अच्छाई बताइए अपने रिलीजन के बारे में, सब कर सकते हैं। वो उसको अच्छा लगता है वो कन्वर्ट हो सकता है, बट फोर्सफुली कन्वर्जन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इलीगल है। यू कांट कन्वर्ट फोर्सफुली, लेकिन फोर्सफुली आप नहीं कर सकते। तो ये चार चीजें हैं। इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हमारे गवर्नमेंट ने दी है, वो है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, और ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी आपको पता होगा इसी आर्टिकल के अंदर आप जो मुसलमान जो थे हमारे भाई लोग, उनके उनका एक अभी फिलहाल कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रिपल तलाक को क्या किया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया, क्योंकि अंडर वो आपका फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा था वुमेन्स के। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट चला जा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था। तो ये सारे केसेस ऐसे हो नहीं हो सकते हैं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में आपका है। ठीक है, तो ये आपको ये राइट टू इक्वेलिटी के अगेंस्ट जा रहा था, क्योंकि उसमें ट्रिपल तलाक में बहुत बड़ा टॉपिक है ये, तलाक हसन, तलाक बिद्दत, मतलब इसका अलग से एक क्लास लेना पड़ जाएगा मेरे को अगर वैसे बताना है तो, बट यहाँ से पासिंग में मैं बता सकता हूँ आपको कि ये चीज़ है कि अगर आपका जो प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, वो प्रैक्टिस ही तो थी, राइट टू प्रैक्टिस था, वो ऐसा चला आ रहा था कि 3 बार तलाक 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 बोले और तलाक हो गया। ठीक है, तो उसको क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ही उसको बोला कि संवैधानिक रूप से आप उसको लीजिए तलाक को, इट इज नॉट लीगल। क्यों? क्योंकि ये राइट टू इक्वेलिटी के अगेंस्ट जा रहा है, वुमेन के किसके, राइट टू इक्वेलिटी के, वुमेन्स के इक्वेलिटी के। ठीक है, द मेल्स ओनली हैव दिस पर्टिकुलर राइट उस पर्टिकुलर टाइम पे, इसलिए ऐसा है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसमें लिखते हैं कुछ चीजें, आप लिख लीजिए, मतलब हाँ, राइट टू रिलीजन लिखिए आर्टिकल 25 में, ऑल पर्सन आर इक्वली एंटाइटल टू freedom of conscience
all person are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely profess, comma, practice and propagate religion. पैराग्राफ चेंज, फिर पॉइंट लिखिए पहला, राइट टू प्रोपोगेट डज नॉट include a right to convert another person to one's own religion. Next point लिखिए, forcible conversion impinge on the quote unquote में freedom of conscience guaranteed to all person alike. Article 25 covers religious belief. Article 25 covers religious beliefs and religious practices. Article 25 also contain two explanations. First is wearing and carrying of kirpan is to be included in the profession of सिख रिलीजन। इसका मतलब अंडर आर्टिकल 25 ये दिया गया एक्सप्लेनेशन कि जो सिख होते हैं हमारे भाई, वो सिख भाई लोग कृपान रखते हैं और वो बहुत रिलीजियसली इंपॉर्टेंट है उनके में, कि दे हैव टू कीप दिस एज पर देयर रिलीजन, उनके रिलीजन में लिखा है। तो गवर्नमेंट ने ये रखा है आर्टिकल 25 के अंदर, वो उनके प्रोफेस के अंडर आता है तो वो अलाउड है। ऐसे हमारे देश में कोई भी आप वेपन हथियार लेके नहीं चल सकते, बट अंडर सिखिज्म कृपान इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर रिलीजन। ठीक है, तो ये रखा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट इज हिंदू इंक्लूड्स सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट। तो यहीं से मैंने बताया ना आपको, हिंदुइज्म के अंदर ही आते हैं जैन, सिख और बुद्धिस्ट। तो ये कहां से पता चलता है हमको, आपके इसी पर्टिकुलर आर्टिकल में लिखा हुआ है। दिस आर्टिकल इज अवेलेबल टू सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 26। कौन सा आर्टिकल है अब नेक्स्ट आर्टिकल? आर्टिकल 26। तो लिखिए आप आर्टिकल 26। इसमें क्या है? फ्रीडम ऑफ, बहुत अभी उसमें चल रहा है, कंट्रोवर्सी में चल रहा था कुछ दिन पहले, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। लास्ट मंथ आप लोगों ने देखा था ना, जब वक्फ बोर्ड का बिल आया था, अमेंडमेंट हुआ, तो 12 घंटे लोकसभा में 2:45 में, राज्यसभा में 2:45 में पास हुआ, और लोकसभा में भी रात के 12-1 बजे पास हुआ ये। तो ये केस में वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट बिल लाया गया है, उसमें यही आर्टिकल 25 को बार बार कोट कर रहे थे सब लोग, कि आर्टिकल 25 में ये, आर्टिकल 25 में वो। तो आपको 26 में ये अगेंस्ट जा रहा है इसके करके, तो ये आपको पता होना चाहिए। वक्फ बोर्ड का जो केस आपने पहले सुना है उसके रिलेटेड था ये। तो ठीक है, इस आर्टिकल में क्या है, तो इस आर्टिकल के तहत आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है को कुछ बेसिक राइट्स दिए जाते हैं। ठीक है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के पास कुछ बेसिक राइट्स हैं। राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स है ना, रिलीजियस अफेयर्स। तब इसमें क्या राइट्स हैं? तो पहला उसमें एक राइट है कि अपने रिलीजियस अफेयर्स को खुद मैनेज कर सकते हैं वो। मतलब एक कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, वो अपने रिलीजियस मैटर के लिए खुद के लॉज बना सकता है, खुद के लिए मैनेज करने के लिए खुद के लिए कमिटीज बना सकता है। सेकंड ये बोला जाता है, और इनके पास अंडर आर्टिकल 26 ये है कि जो रिलीजियस प्रॉपर्टीज को ओन और मेंटेन कर सकते हैं। कौन? रिलीजियस जो जो आपके कमिटीज हैं या रिलीजियस अफेयर्स को जो देख रही है उस पर्टिकुलर एरिया में, वो जो रिलीजन से रिलेटेड प्रॉपर्टी है और को प्रॉपर्टीज को मेंटेन और ओन करने का ओनर्स उन्हीं के पास होता है। ठीक है, तीसरा, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को चलाने का पावर उनके पास होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, चर्च हो गए, गुरुद्वारे हो गए, वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने कमेटी बनाते हैं और अपने अपने हिसाब से सब अपने अपने आप को मैनेज करते हैं, लेकिन वो लॉ के अंडर होना चाहिए। जो फ्रेमवर्क हमारे लॉ का है उसके अंडर ही उनको ये करना है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। अब आपको इसी केस में एक मैं आपको बताता हूं कि
ये तो मैंने बोल दिया कि हर एक क्या बोलते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अपने अपने हिसाब से अपने अपने मंदिर टेम्पल को चला सकता है, मस्जिद सबको। मगर आपको याद होगा 2000 मतलब 2018 या 19 की बात है, सबरीमला एक केस था, सबरीमला केस था। उसमें ये क्वेश्चन उठा था कि वुमेन की एंट्री, वहां ये माना जाता है डेटी इज ब्रह्मचार्य, तो इसलिए वहां पे वहां वुमेन की एंट्री, जो मेंस्ट्रुएशन वाली जो वुमेन होती हैं, उनको उसके बाद की वुमेन्स को अलाउड नहीं किया जाता था सबरीमला टेम्पल के अंदर एंट्री करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 26 ठीक है, वो पावर है आपके पास कि आप बता सकते हैं कि मंदिर में कौन जाएगा, मस्जिद में कौन जाएगा, सब चीजें हैं। बट ये नहीं, आपके पास ये पावर है कि आप मंदिर चलेगा कैसे, कैसे रिलीजियस अफेयर्स होंगे, वो पावर तो है। बट आपके पास ये एब्सोल्यूट पावर नहीं है कि आप किसी को डिक्टेट कर सकें कि क्या, कौन अंदर जाएगा कौन अंदर नहीं जाएगा या ये। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया था कि जेंडर इक्वालिटी के अंडर उन्होंने आर्टिकल 14 के अंडर प्रोटेक्शन दिया किसको, वुमेन्स को, और उनको एंट्री करवाई वहां पे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। अब हम लोग लिखते जाएंगे साथ में और मैं आपको बताते जाऊंगा एक एक पॉइंट के बारे में और। ठीक है, तो आर्टिकल 26 में पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन or any of its section shall have the following rights. First, right to establish and maintain limited institution for religious and charitable purpose। ये वक्फ बोर्ड, ये चैरिटेबल पर्पस की वजह से बहुत इशू क्रिएट हो रहा था। राइट टू, मैंने अब ये देखिए, वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट बिल आया वो भी बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। इस पे जो पक्ष और विपक्ष है, आप समझेंगे अगर इसके डिबेट्स को देखिए, तब आप कमेंट करना इसमें मेरे लिए अभी यहाँ पे मतलब मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बट देखिएगा एक बार आप जाके, इज इट राइट और इज इट रॉन्ग, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड ऑटोमेटिकली। इज इट अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर थिंग, पुराने लॉ से बहुत ज़्यादा क्या चेंजेस हो गए हैं, आप देख के आपको समझ आएगा। तो गो एंड जस्ट वॉच दैट डिबेट्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, पहला क्या है, राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन सॉरी फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। सेकेंड लिखिए, राइट टू मेंटेन इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन। तीसरा लिखिए, राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इनमूवेबल प्रॉपर्टीज। चौथा लिखिए, राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल आपका जो है वो भी रिलीजन से रिलेटेड आर्टिकल है, और वो आर्टिकल का नाम है आपका आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 क्या बोलता है, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। क्या, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। इसमें क्या होता है, ये सिंपल सा मतलब इस पर्टिकुलर आर्टिकल 27 का ये है कि किसी भी व्यक्ति को सरकार धार्मिक प्रयोजन के लिए टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। अगर सरकार किसी मंदिर या मस्जिद के रिनोवेशन के लिए टैक्स लगाए तो वो इलीगल हो जाएगा, इसका मतलब ये है। मतलब सरकार किसी भी जो रिलीजियस जो आपके चीज़ें हैं, रिलीजियस जो आपके जगह हैं, उनके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती है। बट सरकार, आपको पता होना चाहिए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दे सकती है। अगर वो पब्लिक वेलफेयर का काम कर रहे हैं, जैसे स्कूल बना रहे हैं, उन लोग हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो उन जगहों पे टैक्स भले नहीं लगा सकती मगर दान दे सकती है सरकार खुद। ठीक है, डोनेशन करती है सरकार सब रिलीजन के लिए अलग अलग, अगर उनको लगता है दे आर डूइंग द गुड वर्क। पर डायरेक्टली रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए पैसा देना इलीगल होगा। ठीक है, लेना इलीगल हो जाता है इनके लिए। तो इसके लिए आप लिख लीजिए आर्टिकल 27 में लिखिए, फिर समझाता हूँ और अच्छे से। नो पर्सन शैल बी
compelled to pay any tax for promotion or maintenance of, no person shall be compelled to pay any tax for promotion or maintenance of any particular religious or religious denomination. क्या बोला मैंने? नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन. ठीक है. सेकंड पॉइंट लिखिए, प्रोहिबिशन prohibits the state from favoring और supporting वन रिलीजन ओवर द अदर. मतलब सरकार किसी एक रिलीजन को पैसा दे रही है, उनके लिए कुछ अच्छा काम कर रही है, दूसरे रिलीजन के लिए अच्छा काम नहीं कर रही है, ये अलाउड नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर. ठीक है. सपोर्ट या तो सबको करे या किसी को ना करे, न्यूट्रल रहे. नेक्स्ट इज टैक्सेस कैन बी यूज्ड फॉर प्रमोशन और टैक्सेस कैन बी यूज्ड फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ ऑल रिलीजन एंड नॉट एनी पर्टिकुलर रिलीजन. मैंने क्या बोला? या तो सबके लिए हो या किसी के लिए ना हो. ठीक है. क्योंकि हम न्यूट्रल रहते हैं, हम सेक्युलर कंट्री हैं. नेक्स्ट इज प्रोविजन प्रोहिबिट्स ओनली लेवी ऑफ टैक्स एंड नॉट अ फी. मतलब टैक्स नहीं लगाया जा सकता किसी भी चीज पे, फीस दी जा सकती है, दान दिए जा सकते हैं, डोनेशंस दिए जा सकते हैं इनको. ठीक है. ये भी आपको पता होना चाहिए अच्छे से. Then the next is Article 28, freedom as to attendance at religious instruction. 28. तो आपको क्या है इस आर्टिकल 28 में क्या है ये समझ लीजिए पहले इजीली. ठीक है. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना अलाउड है या नहीं, उसके बारे में ये बात करता है. भाई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसको किसी हिंदू धर्म के उसने बनाया या फिर मुसलमान धर्म के उन्होंने बनवाया है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन स्कूल को, तो क्या वो स्कूल में धार्मिक किताबें पढ़ाई जा सकती हैं, धार्मिक बातें बताई जा सकती है? और ये कब डिपेंड करता है कि कौन से इंस्टीट्यूशन में ये बताया जा सकता है और ये नहीं बताया जा सकता, ये हम लोग इस आर्टिकल के अंदर जानते हैं. तो देखिए, अगर कोई स्टेट, अगर कोई जो आप इसको, ये एक्चुअली 3 इसमें डिवाइडेड है. पहले आपको समझ आया क्या है ये, कि अगर कोई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो कब अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर अपने बच्चों को रिलीजियस बातें पढ़ा सकता है, इसी के बारे में ये आर्टिकल है. तो उसमें 3 अलग अलग केसेस बनते हैं. सबसे पहला केस बनता है होली स्टेट फंडेड. मतलब जो होली स्टेट फंडेड 100%, मतलब सरकार ने पूरा पैसा दिया है उस रिलीजियस पार्टी को, इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए, तब यहाँ बिल्कुल अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड. यहाँ सारे बच्चे पढ़े भाई, सरकार का पैसा है तो कोई स्पेसिफिक एक जगह के लिए नहीं होगा. तो यहाँ पे वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस या रिलीजियस चीजें पढ़ाना अलाउड बिल्कुल भी नहीं है, अगर 100% पैसा गवर्नमेंट ने दिया है. अगर 100% गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशन है, जैसे हमारे सरकारी स्कूल हैं, वहां पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कुछ भी नहीं दे सकते, बिकॉज दे आर 100% सोली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट और सेंटर. ठीक है. देन द सेकेंड इज रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट पार्शियली फंडेड. यहां पे अगर स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया कि ये रिलीजियस पार्टी ने एक इंस्टीट्यूशन बनाया एजुकेशनल, और वहां पे थोड़ा मोड़ा पैसा उनको डोनेशन में दिया भी हुआ है, तो उस जगहों पे अलाउड है. बट कब अलाउड है? जब स्टूडेंट्स का कंसेंट होगा वो पढ़ने के लिए. ठीक है. अलाउड ओनली विथ स्टूडेंट्स कंसेंट. ठीक है. देन द नेक्स्ट इज प्राइवेट अनएडेड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन. मतलब कोई एक मदरसा है जिसको किसी मस्जिद ने बनाया है, या कोई एक ट्रस्ट है उसने बनाया है, या कोई एक आपका क्या है आश्रम है जहाँ पे गुरुकुल है जिसको किसी ने फंड किया हुआ है, किसी मंदिर ने या टेम्पल ने, तब उन जगहों पे फुली अलाउड है. वहाँ आप पढ़ाइए, आपने पैसा लगाया है, जिसको पढ़ना आया है वहाँ वो पढ़ सकता है. तो 3 केस बनते हैं. अगर सरकार का पूरा पैसा है तो वहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए. रिकॉग्नाइज्ड है सरकार के द्वारा, थोड़ा मोड़ा पैसा दिया है, पार्शियली एडेड है, तो वहाँ आप पढ़ा सकते हैं. बट स्टूडेंट्स पढ़ना चाहें तब, और पूरा फंडेड है तो आप पढ़ाइए आपको जो पढ़ाना है. ठीक है. सरकार, जैसे एग्जांपल वही मैंने दिया ना, कोई एक सरकारी स्कूल में मंदिर की टीचिंग नहीं दी जा सकती, या मस्जिद की टीचिंग नहीं दी जा सकती है. ठीक है. क्योंकि सरकारी स्कूल्स आर फंडेड टोटली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया.
या गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो लिखिए इसमें, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन shall be provided in any educational institution wholly maintained out of state fund। नेक्स्ट लाइन में लिखिए पॉइंट, नॉट एप्लीकेबल टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस administered by the state। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 28 distinguishes four type of educational institution। first, wholly maintained by the state। तो ये तीनों लिख लीजिए, यही तीनों, इसको लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। मतलब यही था, अब नया फिर से मैं नहीं लिखा रहा हूँ आपको, यही है। होली क्या अलाउड है कि नहीं है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो हो गया ये। अब आपका नेक्स्ट आखिरी आर्टिकल आज का जो हम पढ़ेंगे वो रहेगा आपका आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 क्या है, तो ये है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। ये आर्टिकल दो पार्ट में डिवाइडेड है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको। तो पहला है इसमें आर्टिकल 29 ऑफ 1 और दूसरे पार्ट में आर्टिकल 29 ऑफ 2। आर्टिकल 29 ऑफ 1 को पहले समझते हैं। तो इसके अंडर क्या है कि अगर कोई भी ग्रुप है जिसका डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है या कल्चर है, उसको प्रिजर्व करने का अधिकार है, ठीक है, पावर है। क्या क्या बोला मैंने, कोई भी एक ग्रुप है उसका डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, ये जो राइट है, मतलब कोई एक ट्राइबल ग्रुप है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, उनका एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज होता है, उनका एक डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट भी हो सकता है और एक कल्चर तो होता ही है उनका डिस्टिंक्ट। तो उन सब चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए इस पर्टिकुलर जो आपका आर्टिकल 29 है उसके अंडर बातें की गई हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखिए, जो तमिल स्पीकिंग लोग हैं वो अपनी लैंग्वेज और कल्चर को प्रमोट करने का राइट कहीं देती है, तो कोई देखिए उनका एक डिस्टिंक्टिव लैंग्वेज हो गया तमिल, एक डिस्टिंक्टिव उनके पास स्क्रिप्ट भी हो गई और एक कल्चर भी है टमेलियन कल्चर। तो वो सब चीज़ों को प्रमोट कैसे कर सकते हैं वो टमेलियन का, तो वो आर्टिकल 29 ऑफ 1 उनको ये पावर देता है। अब सेकंड हो गया आर्टिकल 29 ऑफ 2, ये क्या है, दूसरा पार्ट इसका जो है, स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं में किसी व्यक्ति को एडमिशन लेने से मना नहीं किया जा सकता। अगर सरकारी स्कूल है तो उस पर्टिकुलर स्टेट ओन गवर्नमेंट के स्कूल्स में किसी भी को एडमिशन लेने से मना नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्या नहीं किया जा सकता, एडमिशन लेने से मना नहीं किया जा सकता, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चाहे वो कोई भी रेस का हो, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, या चाहे वो कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, ठीक है। तो उनको इस इंस्टीट्यूशन में नहीं मना किया जा सकता। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में आप लोग शॉर्ट से फटाफट लिख लीजिए और क्लास आज की एंड कर देंगे हम लोग। आर्टिकल 29 में लिखिए, पहला आर्टिकल 29 ऑफ 1, आर्टिकल 29 ऑफ 1 में लिखिए आप, दिस प्रोवाइड्स ऑल सिटीजन्स ग्रुप्स that reside in India having a distinct language, having a distinct culture, comma, language and script, comma, the right to conserve their culture and language, full stop। मैंने क्या बोला अभी तक, दिस प्रोवाइड्स ऑल द सिटीजन्स ग्रुप्स that resides in India having a distinctive culture, comma, language and script, comma, the right to conserve their culture and language। The right is an absolute right and there are no reasonable restriction in the interest of general public, ठीक है। नेक्स्ट इज 29 of 2, the state shall not deny
admission into the state shall not deny admission into educational institution maintained by it or those receive aids from it, comma, to any person on the basis of race, comma, religion, comma, caste, comma, language, full stop. This right is given to individual and not any community. तो ये इंडिविजुअलिस्टिक राइट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक सेकेंड, आपको एक आर्टिकल और मैं समझा ही दूंगा, सोच रहा हूँ। नहीं, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग आर्टिकल 30, 31, 32 देखेंगे। आज आप पूरा क्या करेंगे, आप सब आज के क्लास में सबके सब इसको रिवाइज करेंगे अभी क्लास होने के बाद। फिर इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसके रिवीजन के बाद दूसरे रिवीजन करेंगे आर्टिकल 12 से लेके पूरा 30 तक वापस से। और कल की क्लास में आपको पूरा याद रहना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए उसका। अगर रिवीजन नहीं करोगे, इसके बाद फिर डीपीएसपी चालू होगा, फिर 20-25 राइट्स हम अलग पढ़ लेंगे और सब मिलके फिर दाल मखनी बन जाएगा। और दाल मखनी खाने में तो बड़ा अच्छा लगता है, नॉलेज तो सबका हो जाएगा आपको, बट वो अलग से समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो हेल्दी रहने के लिए रोज दाल मखनी नहीं खाना होता है, टोस्टेड सैलेड खाना होता है। तो टोस्टेड सैलेड टाइप का आपको करना है काम, अलग अलग सबको पढ़ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, कोई डाउट आ रहा है तो यू कैन कॉल मी, यू कैन डीएम मी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस।